हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम DT+B का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो जीए यानी जनरल अवेयरनेस का कोई पोर्शन था उसके आंसर्स को, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स को डिटेल में जानेंगे। आइए हम देखते हैं अब पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास। पहला क्वेश्चन था हमारे पास, एज वी गो नॉर्थ टू साउथ। इसने कहा है कि जैसे हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं, माउंटेन रेंज आर एनकाउंटर्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो हमें माउंटेन रेंज किस ऑर्डर में मिलेंगे यदि हम नॉर्थ से किस तरफ जाएंगे, हम नॉर्थ से साउथ की तरफ यदि हम जाएंगे तो हमें जो माउंटेन रेंज है वो किस ऑर्डर में मिलेंगी, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम हर एक ऑप्शन को डिटेल से जानेंगे। हमारे पास पहला ऑप्शन है हमारे पास सतपुड़ा। सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ को सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि सतपुड़ा की पहाड़ियों को हम ब्लैक माउंटेन भी कह सकते हैं। ब्लैक माउंटेन भी हम सतपुड़ा की पहाड़ियों को कह सकते हैं। और ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, ये हमारा एमपी हो गया यानी कि मध्य प्रदेश हो गया, हमारा महाराष्ट्र हो गया, इस एरिया में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मिलती हैं। तो आई होप आपको सतपुड़ा की पहाड़ियों के बारे में पता लग गया होगा। अब दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास धौलाधार की पहाड़ियाँ। धौलाधार, जो धौलाधार रेंज है हमारे पास, जो धौलाधार की रेंज है हमारे पास, वो धौलाधार की रेंज है हमारे पास, वो हिमाचल प्रदेश में मिलती है। और हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ मिलती है ये हमारे पास, जो हमारे हिमाचल प्रदेश में डलहौजी प्लेस है, वहाँ से ये पहाड़ियाँ स्टार्ट होती हैं, हिमाचल प्रदेश में डलहौजी के स्थान से। और जो धौलाधार की पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों को हम वाइट रेंज भी कहते हैं। वाइट रेंज भी कहते हैं हम इनको। धौलाधार की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, वाइट रेंज भी कहा जा सकता है धौलाधार की पहाड़ियों को। और धौलाधार की पहाड़ियों को ही हम मिडिल हिमालय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम, मिडिल हिमालय। धौलाधार की पहाड़ियों को क्या कह सकते हैं हम, मिडिल हिमालय भी कह सकते हैं। और इनकी जो हाइट होती है वो 3500 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक इन रेंज की क्या हो सकती है, हाइट हो सकती है। तो आई होप आपको अब धौलाधार की पहाड़ियों को डिटेल पता लग गई होगी। अब हम तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास विंध्याचल की पहाड़ियाँ। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, विंध्याचल की पहाड़ियाँ। जो हमारी विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं जो हमारी, वो हमारे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, इन सभी स्टेट में ये विंध्याचल की पहाड़ियाँ मिलती हैं। और विंध्याचल की पहाड़ियों को भी हम ब्लैक माउंटेन कहते हैं। विंध्याचल की पहाड़ियों को भी क्या कहा जाता है, ब्लैक माउंटेन कहा जाता है। तो आई होप दोस्तों आप विंध्याचल की पहाड़ियाँ आपको पता लग गई होगी। तीसरी है हमारे पास शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक की पहाड़ियों को हम ट्रेस ऑफ शिवा भी कह सकते हैं। दूसरा इनका नाम होता है शिवालिक की पहाड़ियों का ट्रेस ऑफ शिवा। शिवा, ये वही शिव हैं, भगवान शिव। ट्रेस ऑफ शिवा भी कहा जाता है शिवालिक की पहाड़ियों को। और ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं जो हमारी, इनको हम लोअर हिमालय या फिर इसको हम आउटर हिमालय भी कह सकते हैं। शिवालिक की पहाड़ियों को कहा जा सकता है। और ये जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ये ज़्यादातर उत्तराखंड से ही स्टार्ट होती हैं, उत्तराखंड से, और आगे नेपाल आगे की तरफ चलती रहती हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं जो हमारे पास। तो आई होप दोस्तों आपको चारों ऑप्शंस की डिटेल पता लग गई होगी। अब उस जानकारी के आधार पर हम इसका आंसर देखेंगे। तो इसने कहा कि हमें नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना है। तो हमारे पास क्या था, सबसे पहले क्या था हमारे पास, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हमारे पास कहाँ पर थी, महाराष्ट्र और गुजरात में। ओके। दूसरी थी हमारे पास धौलाधार की पहाड़ियाँ। धौलाधार की पहाड़ियाँ हमारे पास थी, ये हमारी है एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश में। तीसरी हमारे पास है विंध्याचल की पहाड़ियाँ। विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं हमारे पास, ये है हमारे पास, आप कह सकते हो एमपी में कह सकते हो, और कहाँ जा सकता है, और गुजरात में कहा जा सकता है। और तीसरी हमारे पास ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में कहा जा सकता है। और लास्ट है हमारे पास जो ऑप्शन है वो है शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक की पहाड़ियाँ हमारे पास ज़्यादातर कहाँ पर है, यूके में, उत्तराखंड में। तो इस ऑप्शन के आधार पर हम कह सकते हैं नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, देखते हैं।
तो सबसे पहले हमारे आंसर में आएगा HP यानी कि हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 2 धौलाधार की पहाड़ियाँ। दूसरे नंबर पे आएगा हमारा यूके की पहाड़, यूके यानी कि शिवालिक की पहाड़ियाँ, यानी ऑप्शन नंबर 4। तीसरे नंबर पर आएगा हमारे पास आएगा विंध्याचल की पहाड़ियाँ, जो पहाड़ियाँ बिल्कुल सतपुड़ा से ऊपर की तरफ हैं, जो MP गुजरात में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर 3। और सबसे लास्ट में आएगा हमारे पास सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा 2 4 3 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये हो गया हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक कॉटन सॉइल इज लाइकली टू बी एनकाउंटर्ड इन। जो काली कपास मृदा है वो मोस्टली कहाँ पर मिलती है, ये हमसे पूछा गया। हिमाचल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात। आइए हम डिटेल से जानते हैं। अब पहला ऑप्शन है हमारे पास HP यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश टोटली क्या है, हमारा हिल एरिया है। तो यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, रेड हिल सॉइल। यहाँ पर ज़्यादातर रेड हिल सॉइल या फिर आपको कह सकते हैं ब्राउन हिल सॉइल भी यहाँ पर पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल नहीं पाई जाती। ये ऑप्शन हो गया हमारा एलिमिनेट, फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा एलिमिनेट। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं हमारे पास। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। यूपी हमारे पास ज़्यादातर प्लेस है जो हमारे पास जो हमारे रिवर्स हैं उनके द्वारा दोस्तों सॉइल लाई जाती है, उससे बना हुआ है। यानी ये हमारे यहाँ पर या एलुवियल सॉइल से ये ज़्यादातर प्रदेश बना हुआ है। एलुवियल सॉइल या फिर कह सकते हो आप इसको जलोढ़ मृदा यहाँ पर ज़्यादातर पाई जाती है यूपी में। कपास, ब्लैक कॉटन भी पाई जाती है, लेकिन इतनी मात्रा में यहाँ पर ये ब्लैक कॉटन ज़्यादा से ज़्यादा जलोढ़ मृदा या फिर एलुवियल सॉइल यहाँ पर पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों कर्नाटका। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, कर्नाटका। अब कर्नाटका में क्या है दोस्तों, कर्नाटका में मोस्टली कौन सी मृदा पाई जाती है, कर्नाटका में कौन सी मृदा पाई जाती है मोस्टली वहाँ पर मृदा पाई जाती है दोस्तों रेड सॉइल। रेड सॉइल वहाँ पर मोस्टली पाई जाती है। आगे इसके टाइप बन जाते हैं। यहाँ पर ब्लैक सॉइल भी पाई जाती है, लेकिन मोस्टली यहाँ पर कौन सी पाई जाती है, रेड सॉइल यहाँ पर पाई जाती है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम इससे पहले देख लेते हैं। अब कर्नाटक में भी हम ऑप्शन में रख लेते हैं, अभी हम इसको एलिमिनेट नहीं करते, पहले हम अगले ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास गुजरात। तो गुजरात है हमारे दोस्तों हमारे पास। तो गुजरात के बारे में पहले मैं एक फैक्ट बता दूं। गुजरात है जो हमारे जैसे 100% यदि टोटल इंडिया का प्रोडक्शन है कॉटन का, उसमें से 30% जो प्रोडक्शन है अकेला कॉटन का, वो क्या करता है, गुजरात प्रोड्यूस करता है। यानी 30% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया कॉटन का वो क्या करता है, अकेला गुजरात करता है। और गुजरात में ही ये कॉटन इतना पैदा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर ब्लैक सोइल है वो सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा ब्लैक सोइल हम किस स्टेट में पाई जाती है, गुजरात में ही पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा ब्लैक सोइल कहाँ पर मिली, गुजरात में। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, गुजरात। आई होप दोस्तों आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रिट्रीटिंग मानसून प्रोड्यूस प्रोफ्यूज रेनफॉल इन। यानी जो रिट्रीटिंग मानसून या हम इसको कहते हैं कि लौटता हुआ मानसून कहाँ पर जाकर अपनी रेनफॉल यानी बारिश करता है, लौटता हुआ मानसून। अब मैं आपको बता दूं कि लौटता हुआ मानसून होता कब है, ये अक्टूबर और नवंबर के महीने में लौटता हुआ मानसून आता है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में। इसे लौटता हुआ मानसून कहते क्यों हैं, इसको लौटता हुआ मानसून इसलिए कहते हैं कि जब जून जुलाई सितंबर में जो एडवांस मानसून होता है वो हमारा, जैसे हमारा ये इंडिया का ये कोस्ट है, ये हमारा ये इंडिया का ये वाला कोस्ट है हमारा साउथ है। तो एडवांस मानसून हमारा यहाँ को जाता है, एडवांस मानसून हमारा यहाँ को जाता है। तो ये होता है हमारा एडवांस मानसून। और जब ये क्या होता है, अक्टूबर नवंबर में यहाँ पर सर्दी, नॉर्थ में सर्दी बढ़ने लग जाती है, तो ये मानसून यहाँ से वापस की तरफ आता है। और ये आता है हमारा किस तरफ आता है, साउथ ईस्ट की तरफ आता है, साउथ ईस्ट की तरफ आता है। तो ये और ये यहाँ पर ईस्ट कोस्ट होता है जो इंडिया कौन सा कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट होता है। उस पर क्या करता है, बरसात करता है। यानी लौटता हुआ मानसून कहाँ रेनफॉल करेगा, ईस्टल साउथ ईस्टल कोस्ट पे क्या करेगा,
रेनफॉल करेगा, साउथ ईस्ट कोस्ट पे क्या करेगा, रोकता हुआ मानसून रेनफॉल करेगा। तो अब हमें इस क्वेश्चन में वो ऑप्शन देखने हैं कि जो साउथ ईस्ट की तरफ है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन में दिया गया है कोंकण। तो कोंकण कहाँ पर है? कोंकण है हमारा गुजरात में। तो गुजरात किस तरफ है हमारा? वेस्ट की तरफ। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है हमारे पास सौराष्ट्र। सौराष्ट्र का है, सौराष्ट्र भी गुजरात में, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये भी हमारा वेस्ट की तरफ हो गया। तीसरा है हमारे पास कोरोमंडल। तो कोरोमंडल का किसको कहते हैं? कोरोमंडल होता है हमारा जो हमारा इंडिया में तेलंगाना, जो हमारा इंडिया में क्या है नीचे साउथ की तरफ तेलंगाना का पार्ट, या आंध्र प्रदेश का पार्ट और तमिलनाडु का पार्ट, जो हमारा इस तरफ है, जो कोस्ट है इन तीनों स्टेट का, जो सी से लगता हुआ कोस्ट है, उसको क्या कहा जाता है? कोरोमंडल कहा जाता है। और वहाँ पर ये क्या करता है? रेनफॉल करता है। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। और फोर्थ ऑप्शन को भी वैसे आंसर इसका होगा सी। और वैसे हम देख लेते हैं गंगेटिक प्लेन। गंगेटिक प्लेन क्या है? गंगेटिक प्लेन जो हमारा चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये जो एरिया है, इस सारे को क्या कहा जाता है? गंगेटिक प्लेन कहा जाता है। तो हमारा इस ऑप्शन का आंसर होगा सिर्फ आंसर सी, यानी कि कोरोमंडल पर ही लौटता हुआ मानसून क्या करता है? रेनफॉल करता है। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? द आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली वाज मेड बाई। जो कुतुब मीनार के पास जो आयरन पिलर बना हुआ है वो किसके शासनकाल में या किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अब हम देखते हैं, ये जो आयरन पिलर है वो बनवाया गया था अशोक नहीं, अकबर, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये बनाया गया था चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा, ये आयरन पिलर बनाया गया था। अब मैं आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में थोड़ा बता दूं। चंद्रगुप्त मौर्य वही शासनकाल है जिस शासनकाल को चाणक्य या फिर हम उसको कह सकते हैं विष्णुगुप्त, आपने सुना होगा, कौटिल्य, इसने इस शासनकाल को स्थापित करने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी। और ये मौर्य वंश था, ये लगभग 137 वर्षों तक इस मौर्य वंश ने शासन किया था। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसके शासनकाल में ये जो आयरन पिलर था वो बनवाया गया था। तो दोस्तों अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास पूना पैक्ट वाज बिटवीन गांधी एंड हु। जो पूना पैक्ट था वो गांधी और किसके बीच में हुआ था? तो पूना, ये वही पूना है जिसको आजकल पुणे भी कहा जाता है, PUNE, पुणे। तो ये पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? और तो ये पैक्ट, पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? अंबेडकर, जिन्ना, माउंटबेटन या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो पूना पैक्ट हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। और ये पूना पैक्ट कहाँ पर हुआ था? पूना पैक्ट यरवदा जेल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यरवदा जेल में हुआ था पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट हुआ क्यों था? पूना पैक्ट, एक और फैक्ट बता दूं मैं इसके बारे में। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। और ये पूना पैक्ट हुआ क्यों था? उस टाइम में लेजिस्लेचर में दलित के लिए रिजर्वेशन की डिमांड बनाई गई थी, उसके लिए ये पूना पैक्ट किया गया था। दलित की लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन के लिए ये पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। आइए अब दोस्तों छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है? विच अमंग अकबर्स नवरत्न वाज इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग ए लैंड रेवेन्यू सिस्टम। यानी अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से जो ये नवरत्न दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो व्यक्ति था वो लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड था? तो अब देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मान सिंह। तो मान सिंह नवरत्न थे अकबर के, लेकिन ये अकबर के प्रधान सेनापति थे। ये क्या थे? मान सिंह क्या थे? अकबर के सेनापति। अब दूसरा ऑप्शन है हमारे पास अबुल फाजी। अबुल फाजी क्या थे? अकबर के कवि थे। क्या थे? कवि थे, ना कि लैंड रेवेन्यू से सिस्टम। अब तीसरा ऑप्शन है हमारे पास टोडरमल। जो टोडरमल थे हमारे,
अकबर के जो नवरत्न थे वो क्या थे, अकबर के लैंड रेवेन्यू सिस्टम से संबंधित थे, टोडरमल। और फोर्थ है हमारे पास डी यानी अबुल रहीम खाने खाना, ये अकबर के जो संरक्षक रहे थे बहरम खान उसके क्या थे, पुत्र थे, और ये भी एक फारसी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए थे। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हमारा सी सही होगा, यानी कि टोडरमल जो अकबर के नवरत्न थे वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम से संबंधित थे। दोस्तों अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कलर सीन इन ए सोप बबल्स आर ड्यू टू, जो एक सोप का बबल होता है, यानी कि जैसे ऐसे लगा लो, इसमें जो हम डिफरेंट कलर देखते हैं वो किस कारण से होता है, वो कलर हमें क्यों दिखाई देते हैं, ये हमें बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया गया है, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अब्जॉर्प्शन और इंटरफ्रेंस। तो किस कारण से होता है, ये हमारा होता है इंटरफ्रेंस के कारण से। जो हमें ये है, जो एक कलर में जो सोप के बबल है जो उसमें कलर दिखाई देते हैं वो इंटरफ्रेंस के कारण देखते हैं। तो हम डिटेल से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। पहली बात तो इंटरफ्रेंस होता क्या है। तो दोस्तों इंटरफ्रेंस क्या होता है, जब दो लाइट वेव एक पॉइंट पे सुपर इम्पोज करती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, इंटरफ्रेंस कहा जाता है। अब ये प्रोसेस हमें बबल्स में कलर कैसे दिखते हैं इस वजह से, वो अब हम देख लेते हैं वो कैसे होता है। अब देखते हैं, जैसे हमारे पास ये क्या हो गया है, बबल है। अब क्या होती है, जैसे इसी लाइट वेव यहाँ से आती है, लाइट वेव ऐसे आती है, तो क्या होता है, ये किस कलर की लाइट वेव होती है, वाइट कलर की लाइट वेव होती है, और इसमें के अंदर ही सारे रेनबो के कलर्स होते हैं। तो क्या होता है, इसका कुछ पार्ट यानी कुछ कलर्स क्या हो जाते हैं, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं, और कुछ कलर क्या हो जाते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं, और अंदर आके फिर यहाँ से टकराते हैं, और फिर यहाँ से टकरा के क्या जाते हैं, वो वापस जाते हैं, फिर ऐसे ही क्या करते हैं, ये ऐसे दोनों कहाँ जाते हैं, मिलते हैं, और ये यहाँ पर क्या करते हैं, सुपर इम्पोज्ड करते हैं, और तब जाके हमें क्या दिखाई देता है, इसमें कलर दिखाई देते हैं। ये कलर इसलिए दिखाई दिया हमें क्योंकि इसमें रेनबो कलर है, तो कुछ कलर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ यानी ये क्या हुई, वाइट लाइन क्या हो गई थी, वो डिवाइड हो गई डिफरेंट कलर से, यानी कुछ कलर यहाँ निकल गए और कुछ कलर यहाँ से इनर लेयर से निकलेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अलग अलग कलर दिखाई देंगे, यानी वो कलर क्या, एक वाइट कलर से अलग अलग कलर डिवाइड होके तो हमें क्या कलर, अलग अलग कलर वो दिखाई देंगे। तो इसी कारण से हमें क्या होता है, एक सोप का जो बबल होता है उसमें हमें ये अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वोम मोस्ट कॉमनली कोज एनीमिया इन चिल्ड्रन। तो कौन सा जो वोम है वो बच्चों में एनीमिया के लिए जिम्मेवार होता है। तो पहले बात तो बता दें कि एनीमिया होता क्या है। एनीमिया होता है ब्लड में रेड सेल्स की कमी हो जाना। ब्लड में क्या हो जाना, रेड सेल्स की कमी हो जाना क्या होता है, एनीमिया होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि और रेड सेल की कमी क्यों हो जाती है, रेड सेल की कमी होती है आयरन की डेफिशिएंसी के कारण से रेड सेल की कमी होती है। यानी आयरन की डेफिशिएंसी हो जाना, डायरेक्टली तौर पे हम कह सकते हैं कि ब्लड में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाना ही क्या होता है, एनीमिया होता है। और इसके लिए कौन जिम्मेवार होता है, इस चीज़ के लिए हम बच्चों के अंदर जो हुक वर्म होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, क्या है ऑप्शन नंबर डी, यानी हुक वर्म होता है, वो बच्चों में एनीमिया के लिए जिम्मेवार होता है। आई होप आपको समझ आ गया हो। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच ऑक्साइड्स आर मेनली एसोसिएटेड विद फोटोकेमिकल स्मोग। तो इनमें से कौन सा ऑक्साइड होता है वो जो फोटोकेमिकल स्मोग के लिए जिम्मेवार होता है, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन या फिर सिलिकॉन ऑक्साइड। तो हम देखते हैं, पहले तो हम देख लेते हैं कि फोटोकेमिकल स्मोग होता क्या है। फोटोकेमिकल स्मोग क्या होता है, जो हमारा इंडस्ट्रीज का धुआं होता है, ठीक है, इंडस्ट्री का धुआं होता है, या फिर हमारा जो कार होती है हमारे पास, कारों का धुआं होता है, ठीक है, उसमें से जो पोल्यूटेंट निकलते हैं और फिर वो किसके साथ रिएक्शन करते हैं, वो सनलाइट के साथ क्या करते हैं, सनलाइट के साथ क्या करते हैं रिएक्शन, यानी धुआं
और सनलाइट मिलकर क्या बना देते हैं, एक पोल्यूटेंट, हानिकारक पोल्यूटेंट बना देते हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं, फोटोकेमिकल क्या स्मोग कहते हैं। और इस प्रोसेस में ये सल्फर ऑक्साइड वगैरह भी जिम्मेवार होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस प्रोसेस में जो गाड़ियों वगैरह से धुआं निकलता है या इंडस्ट्री से धुआं निकलता है, उसमें मोस्टली जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, वो इस फोटोकेमिकल स्मोक के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। आगे हमारे पास दोस्तों, विच ऑर्गन इज एसोसिएटेड विद बायोलॉजिकल रिदम इन मैमल्स। मैमल्स क्या होते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं उनको क्या कह देते हैं, मैमल्स कहा जाता है। अब क्या होता है बायोलॉजिकल रिदम, तो मैं आपको बता दूं 10th क्वेश्चन में बायोलॉजिकल रिदम होता क्या है। बायोलॉजिकल रिदम होता है, बायोलॉजिकल रिदम होता क्या है कि जैसे आपकी प्रोसेस है एक शरीर की, क्या है, जैसे आप 6 बजे उठते हो तो आपका 10 बजे आप क्या होगा, आप में हाईएस्ट अलर्टनेस होगी। तो एक अंदाजे के अनुसार 5 बजे आपके पास हार्ट आर्टरी जो होती है या वस्कुलर सिस्टम होता है वो आपका सबसे अच्छे से काम होता है। रात को 2 बजे होती है जो आपको क्या होती है, डीपेस्ट स्लीप कहा जा सकता है, रात को 2 बजे। तो इस तरीके से आपका एक रिदम चलता रहता है। इसी को ही क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल रिदम कहा जाता है। यानी एक प्रोसेस चलती रहती है बायोलॉजिकल, उसी को क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल रिदम कहा जाता है। अब इसने पूछा है कि इसमें से कौन सी ग्लैंड या कौन सा ऑर्गन हमारे बायोलॉजिकल मैमल्स में बायोलॉजिकल रिदम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो हमारे शरीर में सबसे पहले ऑप्शन क्या है, पिनियल ग्लैंड। यही पिनियल ग्लैंड क्या होती है, हमारे बायोलॉजिकल रिदम के लिए जिम्मेवार होती है, जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है। तो ये कहाँ मिलती है, पिनियल ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में होती है, यही हमारे बायोलॉजिकल रिदम के लिए जिम्मेवार होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। और एक्स्ट्रा जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पिट्यूटरी ग्लैंड आगे ऑप्शन है हमारे पास, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है हमारी, ये भी ब्रेन के अंदर होती है, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये भी हमारी जो दूसरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करती है उनको कंट्रोल करती है। अगली है हमारी थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में होती है, और ये हमारे जो हार्ट होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसको क्या करते हैं, हमें कंट्रोल करती है। लास्ट है हमारे पास थाइमस ग्लैंड, ये हमारे फेफड़ों के पास होती है बीच में। तो ये इसको क्या करती है, हमारे थाइमस ग्लैंड हमें अलग अलग तरह के वायरस या इन्फेक्शन से हमें बचाती है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे।